नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं संग्राम न्यूज। मुंबई के उत्तर भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम के तहत आज हमने बातचीत की कल्याण के सुप्रसिद्ध समाज सेवी और शिवसेना के विभाग संगठक रहे डॉक्टर जेपी शुक्ला से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बसंतपुर गांव में जन्मे डॉक्टर शुक्ल 3 साल की उम्र में 1978 में मुंबई आए थे। उस समय उनके बड़े भाई यहाँ एक कंपनी चलाते थे। डॉक्टर शुक्ल की शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर शुक्ल भिवंडी के साई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। वह शिवसेना के विभाग संगठक भी रह चुके हैं। डॉक्टर शुक्ल 3 स्कूलों की प्रबंध समिति से जुड़े हैं और समाज उद्धार समिति के माध्यम से जरूरतमंदों की सेवा करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस समय किस सामाजिक अभियान पर काम कर रहे हैं? इस समय सामाजिक अभियान के तौर पे तो आरोग्य जो क्षेत्र है उसमें मेरा विशेष ध्यान है। जो मेरा क्षेत्र है उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये सोच है कि आज की जो परिस्थिति है और हमेशा जब परिस्थिति बदलती है उस समय जो परिस्थिति रहे वो उपक्रम एक व्यक्ति को लेकर आगे चलना चाहिए। इस समय की जो परिस्थिति आरोग्य है तो हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में हर लोगों को, हर तबके के लोगों को मैं आरोग्य की सेवा देने में तत्पर हूँ। आप यहाँ तमाम जो है नॉर्थ इंडियन जो एक्टिविटीज हैं उसको देख रहे हैं, यहाँ की राजनीति को भी देख रहे हैं, उत्तर भारतीयों की एक्टिविटीज को भी देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हाल के वर्षों में उत्तर भारतीयों की जो सामूहिक नेतृत्व की सोच हुआ करती थी उसमें कुछ बदलाव आया है? थोड़ा सा जैसे मैं सहमत हूँ आपके इस प्रश्न से कि जो बदलाव की जो बात कर रहे हैं, उत्तर भारतीय हिंदी भाषी जो हैं यहाँ पे मुंबई के कहें या महाराष्ट्र में कहें, अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है उस दल को आगे ले जाने में। उदाहरण तौर पे ले लीजिए ना, जैसे पारसनाथ तिवारी जी हैं उत्तर भारतीय के यहाँ पे, राष्ट्रवादी का एक प्रमुख चेहरा है वो। उसी तरह अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग दलों को आगे ले जाने में समर्थ हैं, सामर्थ्य हैं और बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। 70 और 80 का दशक ऐसा था जब उत्तर भारतीय लीडरशिप काफी स्ट्रांग हुआ करती थी। वो उस समय के जो उत्तर भारतीय समाज है उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट करते थे, उनको लीड करते थे, उनको प्रभावित करते थे। हाल के वर्षों में आपको कोई ऐसा लीडर दिखता है जो अधिक से अधिक उत्तर भारतीयों पर अपना प्रभाव बना सके, उनको प्रभावित कर सके? अवश्य दिखता है। मैंने अभी आपसे कहा कि पारसनाथ जी जो हैं, जिन्होंने 80 के दशक में जो एकता बनी थी, सिर्फ सोच अलग थी भैया, बहुत बड़ी सोच थी कि उस समय हर हिंदी भाषी एक संगठन से जुड़ा था। वो संगठन था हिंदी। एकता का सूत्र में बंधे हुए थे। आज बड़ा खेद होता है मुझे, जिसमें शुरुआत में कहा कि एकता का जो सूत्र है अलग अलग राजनीतिक दलों ने बांट दिया है, हमारे हिंदी भाषियों को अलग अलग दलों में बांट दिया है। लेकिन आज फिर से सूत्र में बांधने का काम पारस जी कर रहे हैं और इससे मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद अलग अलग जो सूत्रों में अलग अलग दलों में बटे हुए हैं, एक पेड़ के छांव में रहेंगे तो उत्तर भारतीयों का कल्याण अवश्य ही होगा। क्या उत्तर भारतीयों की जो जातीय संरचना थी उसमें हाल के वर्षों में कोई परिवर्तन आप देखते हैं? हाँ जी, जातीय समीकरण जो पहले था, आज जातीय समीकरण वो प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि सब समझ चुके हैं। अब देखिए, अब पहले कहते थे बेटियों को पढ़ाते नहीं थे। आज किसी भी उत्तर भारतीय घर में जाइए, बेटियां भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हैं। ये सोच की बदलाव है। जातीय समीकरण के ऊपर जाके आज हिंदी भाषी के लोग कार्य कर रहे हैं और इसमें अवश्य परिवर्तन आ रहा है। पहले उत्तर भारतीय समाज कुछ खास बिजनेस में लगा हुआ था, कुछ सिलेक्टेड क्षेत्रों में काम करता था। क्या आप मानते हैं कि हाल के वर्षों में उत्तर भारतीयों ने तमाम क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है? जी अवश्य, बहुत बहुत दर्ज कराई है और शून्य से लेके आज कहेंगे ना, आज सैकड़ा पार किया है हर क्षेत्र में। पहले एक विशेष क्षेत्र होता था, जैसे लोग कहते हैं कि भाई दूध का क्षेत्र है, भाजी है। आज शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई भी एक क्षेत्र उत्तर भारतीयों ने छोड़ा नहीं है। मुझे गर्व है इस बात पे। हर क्षेत्र में पहले यदि कोई हिंदी भाषी है तो जानते थे भाई हाँ हिंदी भाषी है तो विद्यालय चलता होगा, हिंदी भाषी है तो उद्योग नहीं। और बाहर भी ना शैक्षणिक क्षेत्र में जब हम कभी बाहर घूमता हूँ, मैं बहुत सारे संगठनों से जुड़ा हूँ या शिक्षा विभाग में जाता हूँ, तो एक जो महाराष्ट्र लोग उनका जो प्रश्न था, हाँ ते उत्तर भारतीयांची शाळा भरपूर असते,
तुमचा एकच उद्देश असतो की फक्त शाळा निर्माण करा। तो ये जो उनका जो फिक्स एजेंडा था, बाहर के लोगों को देखने का नजरिया है उत्तर भारतीय, जो संपन्न उत्तर भारतीय हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में रहेंगे, वो अब नहीं है। अब उत्तर भारतीय हर क्षेत्र में, उद्योग लीजिए, मैंने कहा सांस्कृतिक सामाजिक हर क्षेत्र में उत्तर भारतीय ने अपना वर्चस्व और अपने कदम को बढ़ाने का प्रयास किया है और वो सफल भी हो रहे हैं। राज ठाकरे जी के नेतृत्व में जो मनसे का उदय हुआ, क्या उससे आप उत्तर भारतीयों की स्थिति में कोई परिवर्तन देखते हैं? बिल्कुल नहीं। हर उत्तर भारतीय अपने आप में सक्षम है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि हर क्षेत्र में उत्तर भारतीय अग्रसर है। उत्तर भारतीय ने हर राजनीतिक दलों को नेता से मंत्री बनाया है। राज ठाकरे जी अपने विचारों से अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो उनकी सोच है, हम अपनी सोच पे हैं। कोई उत्तर भारतीय तितर बितर नहीं है, वो अपने उद्देश्य में सही और सरल और सही ढंग से जा रहे हैं। क्या आप अभी भी मानते हैं कि मुंबई सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करती है? इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई सबको समान हक दे रही है, उसे कैसे लिया जाए ये हमारे ऊपर है। जैसे आपने कहा ना कि संगठन की आवश्यकता है। यदि आप हिंदी भाषियों को अलग अलग दलों में बांट देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने शुरुआत में कहा कि ये देखिए, शुरुआत किसी न किसी को करना चाहिए। कल्याण पूर्व से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं पारस जी, पारसनाथ तिवारी जी, यदि कल्याण पूर्व से कुछ अच्छा उद्देश्य लेके आगे बढ़ रहे हैं तो मैं तो उनका समर्थन करता हूं। और यदि सभी लोग आगे आए, एकजुट बने, इस समाज की परिभाषा क्या है बताइए ना? समाज क्या है? एक कॉमन विचार से कॉमन लोग चले, उसे समाज कहते हैं। कॉमन विचार तो हमारा हिंदी भाषी का विचार एक ही है ना। हम यहाँ 1800 किलोमीटर दूर यहाँ क्यों आए हैं? एकता सूत्र में रहें, आपस में मिलजुल के रहें, एक नेतृत्व को चुने हम और उनकी छत्र छाया में ये ना देखें वो बड़े हैं छोटे हैं क्या हैं। कोई सावित्रीबाई फुले का मुझे आज याद आ गया वो उदाहरण, जब उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए घर से पहला कदम उठाया था तो उनके ऊपर गोबर की छींटे पड़े थे। लेकिन मुझे गर्व है और मुझे पूरा विश्वास है, पारसनाथ जी जो कदम उठाए हैं, एकता सूत्र का जो कदम है उनका, ये बहुत आगे चलेगा। और हम सब हिंदी भाषी अब जाग चुके हैं। और नई जो पीढ़ी है, अभी हम 40, 50, 55, 60 के हो चुके हैं। नया जो जनरेशन आ रहा है ना, बहुत समझदार भी है, बहुत ही समझदार है। उन्हें पता है कि किस तरह हमें एकता के सूत्र में, यदि हम एक रहें तब हम आगे बढ़ेंगे और मुंबई से जो हमारा हक है हम छीन के लेंगे। आपको सामाजिक जीवन में आने की प्रेरणा कहां से मिली और जिस स्थिति में आप हैं, क्या आप अपने को संतुष्ट पाते हैं? हाँ जी, आज भी बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मुझे सामाजिक क्षेत्र में लाने का मैं पूरा श्रेय मेरे ससुर जी को देना चाहता हूँ, माननीय श्री बबन चौबे जी, जो समाज उद्धार समिति से जुड़े हैं। उन्होंने ही, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में हिंदी भाषी लोग बहुत ज़्यादा है, पिसौली में तितिर बितिर होकर बेचारे पढ़ाई में, एक भी विद्यालय नहीं था पिसौली में। पहला हिंदी भाषी विद्यालय की स्थापना माननीय श्री बबन चौबे जी ने की। तो उनकी सोच से मुझे प्रेरणा मिली कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अभी इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, 90 दिन में मेरे गांव में फंसा था। निःशुल्क मैंने वहां पे आरोग्य सेवा शुरुआत कर दी क्योंकि मेरे भाई थे वहां पे। यहाँ आने के बाद 1 जून को यहाँ पे आया हूं मैं। उसके बाद से जितने भी कंटेनमेंट जोन है महानगर पालिका के, मेरे मेडिकल कॉलेज के टीम को लेके मैंने हर कंटेनमेंट जोन में जाके उनकी सेवा, कंटेनमेंट जोन की बात कर रहा हूं मैं, 22 डॉक्टरों की टीम रोजाना 180 दिन हमने सेवा की है। आपको अगर मौका मिले तो आप उत्तर भारतीयों की कौन सी स्थिति में परिवर्तन करना चाहेंगे? उनको सबसे पहले कौन सी सुविधा प्रदान करना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन की आवश्यकता है। मुझे खेद नहीं है, लेकिन देखिए आज आप भी जानते हैं, जानकार हैं, पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि हर समाज में
जैसे गुजराती समाज है, महाजन समाज है, वाणी समाज है, सब में बकायदा चुनाव होता है हर एक साल में। वो कहते हैं वाणी समाज का ये अध्यक्ष है। हमारे ब्राह्मण समाज का या हिंदी भाषी समाज, ब्राह्मण नहीं तो हिंदी भाषी समाज का एक नेतृत्व होना चाहिए, एक परिवर्तन होना चाहिए, सब लोग मिलके एक कमेटी चुननी चाहिए। वो हिसाब से ना बहुत आगे बढ़ सकते। जैसे आज की जो जरूरत है, मैंने भिवंडी में देखा वाणी समाज और महाजन समाज ने वैक्सीनेशन की लाइन लगाई है। उनके समाज के लोगों को वैक्सीनेशन वो लोग ने प्रदान कर दिया है। हिंदी भाषी समाज के लिए मैं तो चाहूंगा एक आरोग्य सेवा केंद्र खोला जाए, आरोग्य सेवा केंद्र खोला जाए। आज सबसे बड़ी जरूरत, आज देखिए आरोग्य की बहुत ज्यादा जरूरत, आरोग्य और शिक्षा देश के दो ऐसे स्तंभ हैं, इन्हें मजबूत कीजिए। ये यदि मजबूत होगा तो देश अवश्य ही मजबूत होगा, फिर समाज मजबूत होगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। आगे सामाजिक जीवन में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, क्या सपने हैं? मैं एक हिंदी भाषी संस्था से जुड़ा हूँ। आने वाले अभी तो देखिए हिंदी भाषी दिवस, केंद्र सरकार ने हिंदी को एक भाषा चुना है केंद्र सरकार ने। मैं राष्ट्रभाषा या कोई उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। उसी प्रकार आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि हिंदी भाषी जो लोग हैं वो हिंदी भाषा को चरम पे ले जाएं, उसकी गरिमा को बढ़ाएं। आने वाले अभी हिंदी भाषी दिवस के दिन हम एक छोटा सा उपक्रम लेने जा रहे हैं और हमारे प्रमुख अतिथि हम पारसनाथ तिवारी जी को अपने चैनल के माध्यम से मैं उनको यही से मैं अगर चाहूँ, आप बुरा ना माने तो उनको निमंत्रण देना चाहता हूँ कि हिंदी भाषी दिवस के दिन हर हिंदी भाषी अपने अपने घरों में एक छोटा सा उपक्रम करे। पहले एक शब्द अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं। हम अंग्रेजी में बह चुके हैं, आज बह चुके हैं, बोलना गलत नहीं होगा ये, हम बह चुके। हम चाहते हैं हमारे हर घर में हिंदी भाषी दिवस पे एक शब्द हम अपने बच्चों को सिखाएं, यहां से सबसे बड़ा परिवर्तन होगा।